अस्सलाम स्टूडेंट्स, राउंड वन का टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है आपका। ठीक है, हम प्रिपरेशन कंटिन्यू रखते हैं अपनी। पास पेपर्स कर रहे थे 2015 तक हमने कर दिया था। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं 2016 IPA ग्रेड्स का। ठीक है, ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक विच डोंट कंटेन एनी मेटेलिक एलिमेंट। ये सिंपल है, अगर पी ब्लॉक की बात करें कोई मेटेलिक एलिमेंट नहीं है। एक है हमारे पास 7A जो कि हेलोजेंस है, 5A 0 बोथ A एंड B। देखिए जहाँ तक मेटेलिक एलिमेंट्स की बात है ना पी ब्लॉक में, है ना, तो वो हमारे पास 7A में मौजूद बिल्कुल 7A में हमारे पास कोई मेटेलिक एलिमेंट पी ब्लॉक का नहीं होता। ठीक है, ग्रुप 5A की जहाँ तक बात है ना, तो इसमें हमारे पास एलिमेंट होता है बिस्मुथ। ठीक है, और वो थोड़ा बहुत ना मेटेलिक कैरेक्टर रखता है, तो इसीलिए ग्रुप 5A तो नहीं होगा। फिर आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए 7A यानी हेलोजेंस। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। देखें ये डिफरेंट ऑर्डर्स दिए हुए इसमें। ठीक है, ये जो साइन लगा हुआ है ना ग्रेटर देन लेस देन, इसका मतलब है ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लेस देन, ये मुराद है साइन से। ठीक है, तो देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो डाउन द ग्रुप हमारे पास डिक्रीज होती रहती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन डिक्रीज होती है, तो जो एलिमेंट से टॉप पे होगा उसकी हाईएस्ट होगी। तो यहाँ पे सारे हेलोजेंस हैं, तो हेलोजेंस में जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल होता है ना ग्रुप 7 है, वो इस तरह होता है। पहले वह फ्लोरीन होता है, उसके नीचे होता है वहाँ पर क्लोरीन, फिर होता है ब्रोमीन, फिर होता है आयोडीन। तो उससे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, उसके बाद क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप हमारे पास डिक्रीज होती है, कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए ना हमारे पास इसमें क्या है, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि हाईएस्ट फ्लोरीन की होती है, सबसे ग्रेटेस्ट फ्लोरीन की है, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलीथीन इज मेड फ्रॉम इथाइलिन इन द रिएक्शन। ओके, पॉलीथीन अगर इथाइलिन से बन रहा है तो रिएक्शन का क्या नाम होगा, सिंपल है, पॉलीमराइजेशन होगा हमारे पास। ठीक है, आइसोमराइज्म तो नहीं कहेंगे, पॉलीमराइजेशन भी नहीं कहेंगे, तो पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इन अ ग्रुप सेम क्वांटिटी प्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ग्रुप की बात की जाए तो सेम क्वांटिटी जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब ग्रुप 1 है उसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, 2 में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना वो ऐसी चीज़ है जो पूरे ग्रुप के सारे एलिमेंट से सेम होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट है ए एच माई डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 डॉट 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 इज द इक्वेशन ऑफ, ये हमारे पास इक्वेशन हेसिस लॉ की। हेसिस लॉ कहता है कि चेंज इन एंथैल्पी जो है ना, या हीट ऑफ रिएक्शन भी उसको कह सकते हैं, चेंज इन एंथैल्पी जो है वो हमारे पास टोटल चेंज इन एंथैल्पी बराबर होती है इंडिविजुअल चेंज इन एंथैल्पी इसके डिफरेंट रिएक्शंस का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा इसमें हमारे पास हेसिस लॉ। नेक्स्ट है व्हेन अ fine hole glass tube immersed in the water level inside the tube increases, it is said to be। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर एक ग्लास ट्यूब में छोटा सा उसमें फाइन होल है, यानी छोटा सा होल है, और छोटे से होल की वजह से पानी का लेवल राइज होता है उसमें, तो इसको, इस फिनोमेना को क्या नाम देंगे, क्यों होता है सर। ठीक है, इट इज़ सेड टू बी, क्या होगा ये, देखें पानी जो है ना वो कोशिश करता है कम अज़ कम ना सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करे, तो अगर वो देखता है इस जगह पर सरफेस एरिया कम है तो वो ना वहाँ पे राइज कर जाता है। ठीक है, अगर आप पानी को ना दो डिफरेंट कंटेनर्स में देखेंगे ना, है ना, ऐसे अगर मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, मेरे पास एक कंटेनर है, उसका सरफेस एरिया कम है, एक और का सरफेस एरिया ज़्यादा है। ठीक है, और मैं अगर इन दोनों को ना कनेक्ट कर दूँ आपस में, ठीक है, और मैं अगर पानी डालूँ, तो पानी डालने से क्या होगा कि पानी डालने पर ना इनमें जिसका सरफेस एरिया कम है ना उसमें पानी की हाइट ज़्यादा होगी, इसमें एरिया कम, इसमें एरिया ज़्यादा से पानी की हाइट कम होगी। ठीक है, इसके कंपैरिजन में अगर मेरे पास ऐसा सेटअप हो ना जिसमें दोनों की क्या कहते हैं हाइट सेम हो, तो पानी जो है ना वो दोनों में सेम हाइट में हो। देखिए दोनों का अगर एरिया सेम है ना, एरिया क्रॉस सेक्शन अगर दोनों का सेम है तो पानी की हाइट भी सेम होगी, लेकिन अगर एरिया क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है तो जिसकी
एरिया कम होगा ना, हाइट वहाँ पे पानी की ज़्यादा होगी। ठीक है, ये जो डिफरेंस आपके पास आ रहा है ना हाइट का, ये आता है फिनोमेना जिसको कहते हैं कैपिलरी एक्शन। जैसे पानी जो है ना वो कम सरफेस एरिया वाले कंटेनर में अपनी ज़्यादा फिलअप या ज़्यादा हाइट बढ़ा देता है अपनी। ठीक है, ये पानी की नेचुरल एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कम एरिया वाली जगहों को ज़्यादा फिल करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपस में कैपिलरी राइज एक्शन। ठीक है, और कैपिलरी एक्शन एक और रीजनिंग जो है ना वो ये भी होती है कि जो आपके पास टिश्यू पेपर होता है ना, उसमें बहुत ही बारीक बारीक ना होल्स होते हैं। आपने गौर से देखा होगा, बारीक होल्स होते हैं टिश्यू पेपर में। ठीक है, पानी जो है ना वो इन बारीक होल से फिट हो जाता है। वो इसलिए चूँकि पानी कोशिश करता है कम से कम एरिया ऑक्यूपाई करे, तो वो इन बारीक बारीक होल से फिट हो जाता है। इसलिए टिश्यू पेपर जो है ना वहाँ पर पानी एब्जॉर्ब करने में बहुत अच्छा होता है। सिमिलरली कपड़ों के फैब्रिक के दरमियान बारीक बारीक होल्स होते हैं, इसलिए वहाँ भी पानी हमारे पास आसानी से क्या कहते हैं फिलअप हो जाता है। ठीक है, इसलिए कपड़े भी ना पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें का ऑप्शन है कैपिलरी एक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राम्स लॉ इज़ वैलिड फॉर गैसेस डिफ्यूजन। ये है अट्रैक्शन मॉलिक्यूल, रिपल्शन मॉलिक्यूल, नन। देखिए ग्राम्स लॉ जो है ना वो वायरल डिफ्यूजन के लिए, उसका नाम है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, वो आपको बढ़ाया है, पहले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है हमने। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ डेंसिटी के। ठीक है, रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी। ये है डेंसिटी ऑफ गैस, ये है हमारे पास ग्राम्स लॉ। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास 1s2 2s2 2p(x1) 2py1 2pz1 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। ठीक है, यहाँ हमें एलिमेंट फाइंड करने कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसकी। ठीक है, सिंपल सा, डिफिकल्ट नहीं है। 2p लिखा हुआ यानी कि जो एलिमेंट है ना वो हमारे पास सेकंड पीरियड का होगा, क्योंकि जो लास्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो 2 में जा रहा है। ठीक है, सेकंड शेल में, तो एलिमेंट जो है हमारे पास पीरियड 2 का होगा। अब देखें px में हमारे पास एक एलिमेंट है, ये देख सकते हैं, तो क्लोज कर लेता हूँ। px में मेरे पास एक एलिमेंट है, py में भी एक ही एलिमेंट है, pz में भी एक एलिमेंट है। टोटल जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो p ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं? अगर दूसरे पीरियड की बात करें ना, तो दूसरे पीरियड में हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे पास, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए s ऑर्बिटल के। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1s2 है, फिर 2s2 है, 2px1 है, 2py1 है और 2pz1 है। ठीक है, ये तो हो गया ये हो गया हमारे पास पीरियड 1। ये जो कि 1 लिखा हुआ, तो ये फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, पीरियड 1 हो गया, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी। ठीक है, पीरियड 1 में हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं, और अगर इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे तो ये हाइड्रोजन और हीलियम तो नहीं हो सकता। तो डिस्कस करते हैं पीरियड 2 का कौन सा एलिमेंट होगा ये। ठीक है, पीरियड 2 में सबसे पहले हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा s के, एक इलेक्ट्रॉन हो गया p का, px का, एक इलेक्ट्रॉन हो गया py का, एक इलेक्ट्रॉन हो गया pz का। तो 2 + 1 + 1 + 1 टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए 5 के, 5 इलेक्ट्रॉन टोटल इसमें। ठीक है, तो अगर मैं पीरियड 2 को डिस्कस करूँ ना, तो पीरियड 2 हमारे पास जो 1s1 होता है ना, पीरियड 2 में जो हमारे पास s1 होता है ना, ये होता है हमारे पास ग्रुप A1 का। जो s2 है वो होता है ग्रुप A2 का। ठीक है, जो हमारे पास P1 होता है ना वो होता है मेरे पास ग्रुप 3A का। इस तरीके से P2 होता है 4A का, और P3 होता है मेरे पास 5A का। ठीक है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना टोटल, उससे ही एक ग्रुप में शुमार होगा ये। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर 5 है, तो ये शुमार होगा मेरे पास ग्रुप नंबर 5 में। ये एलिमेंट है 5A का। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के ना सारे ग्रुप थोड़े बहुत आपको याद होने चाहिए, वरना आपसे इस तरह के सवाल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ग्रुप 1A का जो एलिमेंट है ना सबसे पहला, वो होता है हमारे पास, सबसे पहले है लिथियम। फिर ग्रुप 2A की बात कर लें तो सबसे पहला एलिमेंट मेरे पास होता है बेरिलियम। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम। फिर ग्रुप 3A का एलिमेंट हो गया मेरे पास, इन दोनों के पास बोरॉन। 4A का हो गया कार्बन,
और 5A का मेरे पास हो गया एलिमेंट नाइट्रोजन। ठीक है, और जो करेक्ट आंसर है वो है मेरे पास नाइट्रोजन। इस तरीके से 6A का होता है मेरे पास ऑक्सीजन, 7A का फ्लोरीन होता है। ठीक है, और 8A का जाहिर सी बात आपको पता होगा, 8A का होता है हमारे पास हैलोजन। ठीक है, ये होता है आर्गॉन। ठीक है, इस तरह अरेंज होते हैं सारे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, बल्कि नहीं, आर्गॉन नहीं होता, आर्गन मेरे पास उसके बाद आता है। 8A में पहले होता है मेरे पास नियॉन। ठीक है, ये कोई बेसिक एलिमेंट्स है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता है तो फिर आपको कहीं से याद कर लेने होंगे। आप पीरियोडिक टेबल आपकी किताबों में अवेलेबल होता है। ये सिंपल एलिमेंट्स है, अगर आप याद कर लेना कि इनकी पोजीशंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन क्या होती है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यह ऑप्शन है मेरे पास, क्या दिया है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नन, तो ट्रांसफर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन है नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास सॉल्यूशन tends to maintain pH with a small amount of acid and base is। ये तो सिंपल है, अगर इस सॉल्यूशन अपना pH मेंटेन रखता है स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड करने पे, तो उसको हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। ऑप्शन एक करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ एसिड और बेस दोनों की बात की गई है, तो इसने मेंशन नहीं किया है कि एसिड बफर है कि बेसिक बफर है, दोनों की बात की गई है, तो जनरली हम बफर सॉल्यूशन की टर्म इस्तेमाल करेंगे, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ये लिखा है एल्यूमिनियम कोरोजन इज़ नॉट प्रोसीड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डैश लेयर। ठीक है, देखिए ये इंटरेस्टिंग सवाल है। एल्यूमिनियम जो है ना वो कोरोड इसलिए नहीं होता क्योंकि वो ना हवा में या पानी में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, उससे फॉर्मेशन होती है हमारे पास Al2O3 की। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है ना उसकी मेरे पास इस तरह की लेयर्स बनी हुई होती है, किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी सॉलिड सिस्टम में आपस लेयर्स होती हैं इस तरह की। ठीक है, जो एल्यूमिनियम की आउटर लेयर होती है ना, ये होती है आपस एयर से कांटेक्ट में होती है। तो एयर से कांटेक्ट की वजह से, एयर से होती है या फिर होती है वाटर से कांटेक्ट में। एयर या वाटर के कांटेक्ट की वजह से ये जो लेयर होती है ना, ये रिएक्ट कर लेती है हमारे पास ऑक्सीजन से या फिर वाटर से। तो जब ये लेयर रिएक्ट करती है ना, तो हमारे पास उसमें कंपाउंड बन जाता है, ये हो जाएगा हमारे पास 4 एल्यूमिनियम प्लस 3O2 से बनता है 2Al2O3। ठीक है, ये बना है मेरे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ना वो ये लेयर ऑक्यूपाई कर लेता है पूरी सी। इस रिएक्शन की वजह से जो एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वो ये लेयर ऑक्यूपाई कर लेती है पूरी। तो जो पीछे की लेयर्स होती है ना, ये फिर आपके पास सेफ होती हैं, जो एयर होती है ना, एयर ना इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकती। ठीक है, तो पहली लेयर पे एल्यूमिनियम की पहली लेयर जो है ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाती है, लेकिन बीच वाली जो लेयर है ना वो सेफ रहती है, इसीलिए एल्यूमिनियम क्रोजन से महफूज रहता है। ठीक है, पानी की बात करें तो पानी से भी रिएक्शन होता है एल्यूमिनियम का, लेकिन वो मोस्टली स्लो रिएक्शन होता है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ किस तरह होगा। एल्यूमिनियम 2 होंगे हमारे पास और 3H2 हो जाएगा, तो हमारे पास उससे बन जाएगा Al2O3 प्लस 6H2। ठीक है, एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर लेता है Al2O3 बनाने के लिए, और पानी से भी रिएक्ट कर लेता है Al2O3 बनाने के लिए। और ये Al2O3 की जो लेयर होती है ना, ये एयर और पानी को ना पेनिट्रेट करने से रोकती है। तो जो फ्रंट लेयर है ना उस पर हमारे पास ये कंपाउंड बन जाता है, लेकिन जो पीछे वाली लेयर्स है ना वो महफूज रहती हैं। इसी वजह से एल्यूमिनियम जो है ना वो क्रोजन से प्रिवेंट करने के लिए बहुत अच्छा एलिमेंट है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पास Al2O3 का। नेक्स्ट है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एंड एल्डिहाइड आर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, अमाइनो एसिड, प्रोटीन। आपको ज़्यादा डिस्कस करने के डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। ठीक है, देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का आ गया, एल्डिहाइड का आ गया है। ठीक है, अमाइनो एसिड और प्रोटीन दोनों में नाइट्रोजन होते हैं, और एल्डिहाइड और कीटोन्स में नाइट्रोजन नहीं होता। तो ऑप्शन बी और डी तो हमारे पास पहले तो रास्ते से हट गए, ऑप्शन बी और डी नहीं हो सकते। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट या लिपिड्स। देखिए जहाँ तक लिपिड्स की बात है तो लिपिड्स में होता है एस्टर का ग्रुप, और एल्डिहाइड और कीटोन में एस्टर नहीं होता। ठीक है, एस्टर ग्रुप जो है ना वो इस तरह का होता है,
ये होता है एस्टर ग्रुप। ये चीज़ है ना, इसको हम कहते हैं एस्टर, एस्टर या ईस्टर कह लें इसको। ठीक है, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड होता है, कार्बन के पास डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन होता है, फिर सिंगल बॉन्ड में एक और ऑक्सीजन होता है, उसके साथ लगी होती है कार्बन चेन। ठीक है, और एक कार्बन चेन जो यहाँ लगी होती है। ठीक है, इस पूरी चीज़ को कहते हैं ईस्टर ग्रुप। अब ईस्टर ग्रुप जो है ना हमारे पास कीटोन में नहीं होता, एल्डिहाइड में नहीं होता। कीटोन जो है ना हमारे पास ये चीज़ होती है, ये होता है कीटोन, और फिर ये होता है मेरे पास एल्डिहाइड। इसमें और इसमें देखें कितना डिफरेंस है, एक ऑक्सीजन की मिसिंग है। इसी वजह से ना जो ईस्टर ग्रुप है ना वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करता है लिपिड्स को, लेकिन इन दोनों में ना हमारे पास ये चीज़ नहीं पाई जाती, इसी वजह से ये दोनों लिपिड्स को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते। ठीक है, तो जो लास्ट रिमेनिंग करेक्ट ऑप्शन है ना मेरे पास वो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में ना एल्डिहाइड और कीटोन्स पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में CrCOH और फिर RCOR डैश, ये चीज़ें पाई जाती हैं मेरे पास कार्बोहाइड्रेट्स में। ऐसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज और फ्रक्टोज की मिसाल ले लें, उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है मेरे पास ऑसवाल्ड प्रोसेस यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ HNO3H2SO4HCl नन। ये सिंपल थ्योरी का सवाल है। ऑसवाल्ड प्रोसेस यूज होता है नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड के लिए इस्तेमाल करते हैं ऑसवाल्ड प्रोसेस। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है ना वो एयर से अमोनिया को रिएक्ट करा जाता है, जिससे हमारे पास बनती है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। एयर को हम रिएक्ट करवाते हैं अमोनिया से, अमोनिया गैस से, उससे हमारे पास बनती है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, इसको दोबारा रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन से, तो हमारे पास बनता है फिर उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ना इस पर हम क्या कहते हैं, इस पर ना हम वाटर को ऐड करवाते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, उससे हमारा बन जाता है फिर H, इससे हमारा बन जाता है फिर HNO3। ठीक है, ये सिंपल सा रिएक्शन है कि शॉर्ट में बता देता हूँ कि ऑसवाल्ड प्रोसेस में क्या होता है। एयर रिएक्ट करती है अमोनिया से, बनती है नाइट्रिक ऑक्साइड, वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से, बनती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करवाते हैं वाटर से, बन जाता है HNO3। इसमें बहुत सारे टेम्परेचर चेंज यानी कि हीटिंग और कैटलिस्ट में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये बन गया ऑसवाल्ड प्रोसेस। और फिर लास्टली ना इसमें जितनी भी अनरिएक्टेड गैसेस होती हैं ना, अनरिएक्टेड अमोनिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह, ये सब चीज़ें जो है ना वो दोबारा हम रिसाइकिल करते हैं ताकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सके। क्योंकि जो NO2 ऑक्सीडाइज नहीं होती है ना उसको दोबारा हम चेम्बर्स में डालते हैं ताकि ये दोबारा ऑक्सीडाइज हो सके। जो रिमेनिंग NO2 है, जो रिमेनिंग नाइट्रिक ऑक्साइड है वो दोबारा ऑक्सीडाइज होकर बनाती है मज़ीद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उससे मज़ीद HNO3 बनता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मेरे पास पिक्रिक एसिड इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, या फिर ये लिखा हुआ है 2-नाइट्रोफिनोल, या फिर नाइट्रोबेंजीन और TNT। ठीक है, पिक्रिक एसिड जो है ना मेरे पास ट्राइनाइट्रोफिनोल होता है 2,4,6, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, फॉर्मूला बना के दिखा देता हूँ आपको इसका मैं। तो ये मेरे पास हो गया फॉर्मूला इसका, जिसमें पहले तो बेंजीन रिंग बना देते हैं। ठीक है, ये बन गया बेंजीन रिंग। इसमें हो बना देते हैं इसके बॉन्ड्स जो होते हैं ना, डबल बॉन्ड्स, ये बन गए। फिनोल होता है इसमें। अब देखिए फिनोल मैंने लगा दिया है ना, जो नंबरिंग की स्टार्टिंग होगी ना वो यहाँ से होगी। अब तो ये हो जाएगा मेरे पास 1, ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, एक नाइट्रो लगा होता है 2 पे, एक नाइट्रो लगा होता है 4 पे, एक नाइट्रो लगा होता है मेरे पास 6 पे। ये हो गया मेरे पास 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल।
ठीक है। इसके सिमिलर एक और कंपाउंड होता है, इसके एग्जैक्ट सिमिलर एक और कंपाउंड होता है। दोनों का स्ट्रक्चर बना था ताकि आप उसमें कंफ्यूज ना हो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, इसके एग्जैक्ट सिमिलर एक और कंपाउंड भी होता है मेरे पास, इसमें यही सेम चीज़ होती है, 2 4 6 में नाइट्रो लगा हुआ होता है। ठीक है, लेकिन एक डिफरेंस होता है इसमें, वो होता है कि यहाँ पर ना मेरे पास लगा हुआ होता है टॉल्वीन, यहाँ पे फिनोल था ना, यहाँ पे टॉल्वीन लगा हुआ है, और इसकी भी नंबरिंग सेम ही होती है फिर 1 2 3 और 3, ये हो गया 4 5 और 6। इसका नाम होता है ट्राई नाइट्रो टॉल्वीन। ठीक है, ये हो गया मेरे पास 2 4 6 ट्राइनाइट्रो टॉल्वीन। इसका दूसरा नाम होता है TNT। ये TNT का बेसिक फॉर्मूला है ट्राइनाइट्रोटॉल्वीन। ठीक है, ये है ट्राइनाइट्रोफिनोल जिसको हम कहते हैं पिक्रिक एसिड, और ये है मेरे पास ट्राइनाइट्रोटॉल्वीन को कहते हैं TNT। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा मेरे पास यहाँ पर हो गया 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। ठीक है, कंटिन्यू रखते हैं। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये सेकंड नेम होता है हमारे पास एक और कंपाउंड का। मैं फॉर्मूला बना देता हूँ, उसका आप खुद गैस करते हैं कौन सा कंपाउंड है। एल्काइल, ठीक है, मैग्नीशियम हैलाइड, आपने अगर पहचान लिए तो आपको पता होगा, ये होता है मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, एल्काइल से मुराद होती है ये इसका एल्काइल ग्रुप, यहाँ पास CH3 बेसिक में ये CH3 होता है, वरना ये जो है वो C2H5 भी हो सकता है, यहाँ पास C3H7 भी हो सकता है। ठीक है, मैग्नीशियम क्योंकि मैग्नीशियम पाया जाता है इसमें, और हैलाइड है वो क्लोरीन हो सकता है, कभी कभी ब्रोमीन और आयोडीन भी यूज़ किया जाता है इसमें। ठीक है, ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑप्शन है। ठीक है, बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल को तो आपको पता होगा, वो तो नहीं शुमार हो सकते इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास 3A + 2B से बनता है C फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन KC इक्वल टू, ठीक है, लेकिन जो KC होता है ना, यहाँ पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन का कांस्टेंट होता है ना, इसको वो भी कहते हैं जो कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है ना, वहाँ पास होती है प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और इस तरीके का होता है कि जो मोल्स होते हैं ना पावर बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना वो गौर करते हैं उस पर। ऑप्शन ए क्या है मेरे पास, सी है, यानी सी है इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में सी का मतलब है कि सी का जो वो है ना क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, वो लिखी हुई है स्क्वायर ब्रैकेट में। जब हम कंपाउंड का नाम लेते हैं उसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए का क्यूब और डॉट बी का स्क्वायर। ए का क्यूब लिखा है क्योंकि ए है, और फिर उसकी पावर जो है मोल, उसका जो मोल है उसकी पावर बन जाएगी, और बी है और फिर उसका मोल की पावर बन जाएगी। ऑप्शन है ये रहा हमारे पास। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन बी, इसमें सी पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, ए पे स्क्वायर और बी पे क्यूब है। और नेक्स्ट है मेरे पास ए पे क्यूब लगा हुआ है, बी पे स्क्वायर लगा हुआ है और सी है। ठीक है, इस तरह का सवाल हम पहले कर चुके हैं, तो आपको पता होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना उसकी वैल्यू क्या होती है। ऐसा करता हूँ मैं लिख ही देता हूँ उसकी वैल्यू को। ठीक है, KC हो जाएगा मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उसकी पावर हो जाएगी पास मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इस फॉर्मूले से आपको समझ आ गया होगा कि जो रिएक्शन मेरे पास है 3A + 2B से बनता है C, ये ऑब्वियसली इसका हो जाएगा KC, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का क्यूब
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर, जो कि इसकी मोल्स की पावर बन जाएगी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। इवेपोरेशन ऑफ वाटर इस प्रोसेस एंडोथर्मिक, आइसोमॉर्फिज्म, एक्सोथर्मिक या नन। देखिए पानी जो है ना वो लिक्विड होता है, और जब कोई भी लिक्विड बदलता है ना गैस के अंदर तो वो हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब आप किसी भी मॉलिक्यूल को, जब आप मॉलिक्यूल के अंदर हीट प्रोवाइड करते हैं ना, है ना, तो वह मॉलिक्यूल जो है ना वो फिर वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अगर ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो ना मेरे पास, समझिए कि अगर मॉलिक्यूल्स मेरे पास बिल्कुल पैक टाइट हुए हुए, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर हीट प्रोवाइड करूँगा ना तो क्या होगा कि ये मेरे पास ना वाइब्रेट होना शुरू होंगे, इनके दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस पैदा हो जाएगा वाइब्रेशन की वजह से। ये जब पैक टाइट थे ना, है ना, तो उस वक्त ये सॉलिड थे, तो थोड़ा डिस्टेंस आ गया ना, अब ये बन चुके हैं मेरे पास लिक्विड। ठीक है, अगर मैं इनको मज़ीद हीट प्रोवाइड करूँगा ना तो क्या होगा, इनके दरमियान वाइब्रेशन बहुत बढ़ जाएगी। उसका रिजल्ट ये होगा कि बहुत दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बन चुका है गैस। तो जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं ना तो लिक्विड्स, तो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं और वो लिक्विड बन जाते हैं, और जब हम लिक्विड को मज़ीद हीट प्रोवाइड करेंगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल मज़ीद वाइब्रेट करके वो गैस बन जाएंगे। तो जब पानी को इवेपोरेट किया जाता है ना, इवेपोरेट का लफ्ज़ का मतलब होता है कि आप वेपराइज कर रहे हैं, यानी कि आप उसको बदलते हैं गैस के अंदर। ठीक है, तो जब आप वाटर को इवेपोरेट करते हैं ना तो वहाँ से मतलब स्टीम बन जाता है, और इस प्रोसेस में ना आप उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। तो जब वो हीट प्रोवाइड किया जाएगा तो वो पानी हीट एब्जॉर्ब करेगा, और जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एंडोथर्मिक। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंट फॉर्म क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, एलोट्रॉपी या नन। देखिए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स जो है ना वो हमारे पास अगर डिफरेंट फॉर्म के हो ना तो इसके ना, इस फिनोमेना को ना एक ख़ास नाम दिया जाता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट उसके फॉर्म होते हैं, क्या कहते हैं, डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। देखिए जो सब्सटेंस है ना वो सेम होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर्स वो फॉर्म करते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑप्शंस है ना उसमें मेरे पास एक गिवन है पॉलीमॉर्फिज्म, एलोट्रॉपी, आइसोमॉर्फिज्म। इन तीनों के ना अपने अपने मीनिंग्स हैं, और इन तीनों का थोड़ा बहुत ताल्लुक जो है ना वो स्ट्रक्चर चेंजेस से। ठीक है, बार बार डिस्कस कर लेते हैं सबको। देखिए आइसोमॉर्फिज्म जो है ना मेरे पास वो ये होता है कि आइसोमॉर्फिज्म एक तो लफ्ज़ है इसमें आइसो यानी कि सेम, और मॉर्फिज्म से मुराद है फॉर्म। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म जो है ना सेम फॉर्म से इसमें मुराद ये है कि आइसोमॉर्फिज्म में ना हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं ना वो होते हैं डिफरेंट। ठीक है, लेकिन जो उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ना वो होता है सेम। ठीक है, फॉर एग्जांपल NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, और सिमिलरली इससे मिलता जुलता हम ये कह सकते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये दोनों क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होते हैं, कंपाउंड डिफरेंट, स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, ऐसी कोई एग्जांपल करा देता हूँ मैं आपको। जैसे मेरे पास हो गया सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट है, और कैल्शियम कार्बोनेट, इनका भी स्ट्रक्चर सेम होता है बिल्कुल। तो इस फिनोमेना को ना हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। इसमें कंपाउंड डिफरेंट होता है लेकिन स्ट्रक्चर सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एलोट्रॉपी को। ठीक है, तो देखिए एलोट्रॉपी जो है ना ये वो प्रोसेस, ये वो फिनोमेना होता है
जिसमें हमारे पास सब्सटेंस सेम होता है, लेकिन जो उसके स्ट्रक्चर्स है ना वो होते हैं यहाँ पर डिफरेंट। इसकी फ्रेश एग्जांपल हमारे पास आपने पहले भी पढ़ी होगी, वही तो कार्बन की है। ठीक है, कार्बन जो है ना हमारे पास मेनली 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कार्बन में क्रिस्टलाइन भी होती है। ठीक है, और कार्बन में हमारे पास एमॉर्फस भी होती है। ठीक है, एमॉर्फस में आपके पास शुमार होता है कोक। ठीक है, और क्रिस्टलाइन में आपके पास एक तो डायमंड हो गया, फिर आपके पास ग्रेफाइट भी हो गया। ठीक है, ये जो है ना वो कार्बन के सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं। देखिए कार्बन जो है ना एलोट्रोपी की जहाँ तक बात है ना, तो एलोट्रोपी ना क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस दोनों को डील करती है। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट है ना, जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ हमें वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली यानी कि पॉली का मतलब होता है मैनी, और मॉर्फिज्म से मुराद है फॉर्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होगा कि हमारे पास जो सब्सटेंस है ना वो होता है सेम, लेकिन जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है ना वो होता है हमारे पास डिफरेंट। ठीक है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। अब एलोट्रॉपी और पॉलीमॉर्फिज्म में डिफरेंस फ़र्क ये है कि एलोट्रॉपी में ना हमारे पास सब्सटेंस की फॉर्मेशन डिफरेंट होती है, इसमें क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस दोनों शुमार होंगे, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म में स्पेसिफिकली क्रिस्टलाइन की बात की जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन का जो है ना वो मेरे पास कार्बन का एक तो डायमंड होता है। ठीक है, डायमंड हो गया, और दूसरा मेरे पास हो गया ग्रेफाइट। डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक कार्बन है मेरे पास, उसमें मेरे पास 4 कार्बन लगे हुए हैं, तो कार्बन मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक कार्बन है और मेरे पास उसमें 3 कार्बन लगे हुए हैं। ठीक है, और जो ये 3 कार्बन है इनमें पर मज़ीद 3 कार्बन और लगे हुए हैं, तो ये एक किस्म का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरीके की शेप का। ठीक है, ये एक ही हो गया, इसके साथ एक और लगा होता है। इस तरह का ना एक हेक्सागोनल टाइप स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का। ठीक है, तो ये जो फिनोमिनन है इसमें कार्बन के स्ट्रक्चर और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि सब्सटेंस सेम है लेकिन उसके स्पेसिफिकली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया मेरे पास इसमें पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि उसने सिर्फ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की बात करी है। एलोट्रॉपी जो है ना वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स और माइमॉर्फस दोनों को डील करता है, लेकिन अगर सिर्फ क्रिस्टलाइन की बात करें करेक्ट आंसर होगा पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट है कूलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन, हीटिंग, कॉन्ट्रैक्शन या फिर नल। देखिए जहाँ तक कूलिंग की बात है ना तो ज़रा सोचने की ज़रूरत नहीं है इसमें। जब आप हीटिंग करते हैं ना उसका ऑपोजिट कूलिंग है, और हीटिंग में क्या होता है जैसे हमने यहाँ पे पहले डिस्कस किया है, जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं ना तो वाइब्रेशन होती है और मॉलिक्यूल का डिस्टेंस आपस में बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप उन वाइब्रेट करते हुए मॉलिक्यूल्स में से उसी सारी हीट को बाहर निकाल देंगे ना तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कूलिंग। हीट को बाहर निकालना कूलिंग होती है। अगर सारी हीट को बाहर निकाल देंगे तो उसमें वाइब्रेशन ख़त्म हो जाएगी, वो स्थिर हो जाती है जगह पर। ठीक है, अब जब वो इस स्टेबल स्टेट पे पहुंच गया है ना तो अब ये तो एक मॉलिक्यूल है ना, अगर मेरे पास इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं वो इस तरह वाइब्रेट कर रहे हो, ठीक है, और मैं इन सब मॉलिक्यूल्स की जो हीट है ना वो सारी बाहर निकाल दूँ तो ये जो है ना वो स्टेबल हो जाएंगे, और इनके दरमियान जो जनरल अट्रैक्टिव फोर्स होती है ना, इनकी जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इनको जोड़ कर ना एक सॉलिड बना देगी। ठीक है, अब एक बात पे गौर करें, अभी ये मॉलिक्यूल जो है ना वो इतनी ज़्यादा स्पेस घेर रहे थे, जब मैंने कूल कर दिया ना तो इनकी जो स्पेस जो घेर रहे थे वो कम हो गई है।
ठीक है। तो यहाँ पर ना इनकी स्पेस बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे इनकी स्पेस जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो कम हो गई है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स किसी सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होता है ना, अगर वो डिक्रीज हो जाए उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हो जाएगा डिक्रीज ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस। जो कोई भी सब्सटेंस कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो ना और वो स्पेस डिक्रीज हो जाए तो उसका मतलब होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे मेरा बलून है और वो मैंने फुलाया हुआ है, जब मैं इसकी हवा निकाल दूंगा ना तो ये छोटा हो जाएगा। अब देखें बलून जो है ना वो इतनी सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था, मैंने हवा निकाल दी इसकी, अभी सिर्फ इतनी सी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जब आप कूलिंग करेंगे ना उसमें क्या होगा, मेरे पास कॉन्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, कूलिंग में एक्सपेंशन भी होती है, जैसे एनेबल्स एक्सपेंशन ऑफ वाटर है, इसमें अगर 4 डिग्री पर पानी को ठंडा करेंगे ना तो वो एक्सपैंड होने, तो वो क्या कहते हैं, अगर आप 4 डिग्री के बाद पानी को क्या कहते हैं, बल्कि वो तो ऑपोजिट है, वो तो हीटिंग का मामला है। ठीक है, हीटिंग में ऐसा होता है, देखिए कॉन्ट्रैक्शन कूलिंग में होती है ना तो हीट में एक्सपेंशन होती है। ठीक है, अगर मैं इन्हीं मॉलिक्यूल को दोबारा हीट करूँगा ना तो आपस से ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करना शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन जो पानी होता है ना, पानी ये मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट होता है अगर आप इसको हीट करेंगे, और सिमिलरली 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक एक्सपैंड करता है अगर उसको कूल करेंगे। ठीक है, इसको हम पानी की एनेबुलस एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जो सिर्फ एक ही सब्सटेंस यानी कि सिर्फ पानी शो करता है इस फिनोमेना को। ठीक है, और इस फिनोमेना की वजह से ना जो आइस होती है ना वो पानी में फ्लोट करती है। हालांकि आइस जो है ना वो सॉलिड है, सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होती है तो आइस को सिंक करना चाहिए, लेकिन वो सिंक नहीं करती, वो फ्लोट करती है पानी में। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है कि आपके पास ना जो पानी होता है, अगर कोई लेक है, ठीक है, वो बहुत ठंडी हो रही है, तो जब वहाँ पर सर्दी आएगी तो क्या होगा, उसकी जो टॉप सरफेस है ना वहाँ पर हो जाएगी फ्रीज, ये बन जाएगी आइस, और ये जो है ना वो पानी रहेगा। वो इसलिए क्योंकि जब पानी के मॉलिक्यूल ठंडे होते हैं ना तो क्या होता है कि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, चूँकि वो क्या कहते हैं जब वो एक्सपेंड करेगा ना उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी। 4 डिग्री से 0 डिग्री यानी कि पानी कूल हो रहा है, 4 डिग्री से 0 डिग्री जाएगा पानी कूल होगा, लेकिन कूलिंग में जब वो एक्सपेंड होगा तो उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, और डेंसिटी होती है हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम होगी तो जो ऑब्जेक्ट है ना वो फ्लोट करेगा। ठीक है, तो जो पानी के मॉलिक्यूल होते हैं ना वो यहाँ से फ्लोट करके ऊपर आ जाते हैं, ऊपर आके ना वो आते हैं फ्रीज। तो ये जो अभी भी आइस शेल्फ होता है ना, जो जो फ्रोजन होती है ना लेक, अगर ये लेक फ्रीज हो जाए ना टॉप पर, उसका जो आइस होगी ना उसकी डेंसिटी पानी से कम होगी, इसकी वजह से, जो कि एक्सपेंशन की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाएगी उसकी। तो क्या होगा कि वॉल्यूम बढ़ने की डेंसिटी कम हो जाएगी और वो ऊपर आकर जो बर्फ़ है ना ऊपर जम जाएगी। अगर आप ये बर्फ़ को तोड़ेंगे ना, बर्फ़ को अगर आप तोड़ देंगे ना तो ये बर्फ़ ना सिंक नहीं होती, ये ऊपर फ्लोट करती रहती है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो कूलिंग प्रोसेस होता है कॉन्ट्रैक्शन का, सिमिलरली हीटिंग में एक्सपेंशन होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 18 में ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है मेरे पास पॉलीथीन से पॉलीमर ऑफ, ये तो नाम में लिखा हुआ है पॉलीथाइलिन, जाहिर सी बात है ये वो क्या कहते हैं एडिशन पॉलीमर है क्योंकि उसमें सिर्फ इथाइलिन होता है। ठीक है, एडिशन पॉलीमर वो होता है इसमें हमारे पास सेम टाइप सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस सेम होता है और फिर कोई बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन में सब्सटेंस डिफरेंट होता है और बाई प्रोडक्ट बनते हैं। ऑप्शन में जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। फॉर्मूला ऑफ फेरिंग सॉल्यूशन CuOH ट्वाइस, Cu2O और CuCO3। देखिए फेरिंग सॉल्यूशन जो है ना वो आपने पढ़ा होगा, इसका फॉर्मूले में जो है ना ये तो कॉपर आपस मेन सब्जेक्ट होता है इसका। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास इसमें ना जो कॉपर है ना उसका आपस से कंपाउंड होता है। ठीक है, वो आपस होता है Cu
OH ट्वाइस। और यहाँ पे होता क्या है कि फेलिंग सोल्यूशन में ना, अब ये जो कॉपर है ना, इसको अगर आप ब्रेक करेंगे ना पानी में डिसॉल्व करने के बाद, जो आयोनिक कंपाउंड है ये पानी में डिसॉल्व करने की डिस्पोजिट हो जाएगा, तो बनता है हमारे पास कॉपर 2+, बनता है मेरे पास OH ट्वाइस माइनस, 2 OH माइनस के बनते हैं, Cu+ बनता है। ठीक है, जब फेलिंग सोल्यूशन का रिएक्शन होता है ना, तो जो कॉपर है ना हमारे पास, कॉपर ये 2+ से इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है और ये बन जाता है फिर मेरे पास 1+। ठीक है, और 1+ करने के बाद ये कलर चेंज कर लेता है अपना। ठीक है, तो इस चेंज ऑफ कलर की वजह से ना इंडिकेशन होती है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, अब कुछ हुआ है रिएक्शन में, कोई रिजल्ट आया रिएक्शन का। तो ये एडवांटेज होती है फेलिंग सोल्यूशन की। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि क्या कहते हैं, जो कॉपर है ना आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ना वो कलर शो करते हैं। ठीक है, और उनकी क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करते हैं वो कलर चेंज होता रहता है। CO2 का कलर डिफरेंट होगा और CO1+ का कलर डिफरेंट होगा। ठीक है, कलर मैं बता देता हूँ कि कौन सा होता है इनका, CO2+ का 1+ का। ठीक है, इसमें Cu+ जो है ना उसका कलर होता है वाइट, 2+ का होता है ब्लू। ठीक है, होता ये इसलिए है क्योंकि कॉपर जो है ना उससे हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 29। ठीक है, अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लूँ तो वो इस तरह बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 जो है ना उसके बाद ये आता है मेरे पास 1 2 3 4 10 और जो है मेरे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 3s2 के बाद 3p6 आ गया। ठीक है, फिर हो गया 4s2। अब इसके बाद स्टार्ट होता है पर डी ब्लॉक। ठीक है, 3d9 मतलब गिन लेते हैं ये 1 2 3 4, 4 के बाद 10 12 18 20 29। ठीक है, अब होता क्या है कॉपर में, अगर कॉपर जनरली क्या है कि ये जो s ब्लॉक है ना ये अपना एक एलिमेंट लूज करके ना इसको प्रोवाइड कर देगा, तो क्या होगा ये हो जाएगा 4s1, ये जाएगा 3d10। ठीक है, जब डी ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा ना, तो डी ब्लॉक में किसी भी किस्म के ना कह लें कि डी ब्लॉक में किसी किस्म का ना जो इलेक्ट्रॉन प्लेयर्स होते हैं ना कंप्लीट हो जाएंगे, तो कोई अनबैलेंसमेंट नहीं होगी, और जब अनबैलेंसमेंट नहीं होगी ना तो फिर डी ब्लॉक जो है ना वो कलरिंग शो नहीं करेगा। ठीक है, ये होता है बस कॉपर इस स्टेट में होता है। ठीक है, अभी इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया, अब ये बेसिक स्टेट में। ठीक है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ना तब भी ये जो 3d10 है ना ये मेंटेन रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 3d10 मेंटेन रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो उसमें पर जो रिजल्ट है ना मेरे पास रखा आएगा, वो जाएंगे 28 इलेक्ट्रॉन्स। अगर से 8 डोनेट के 28 हो जाएंगे, 2 डोनेट किया तो 27 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, है ना, वो जाएगा s ऑर्बिटल से। सरप्राइजिंग बात है, लेकिन जो कॉपर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना इस स्टेट में वो जाएगा s ऑर्बिटल से। तो अगर मैं s ऑर्बिटल को यहाँ से मिटा दूँ, अपने यहाँ पर d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, जो कलरिंग होती है ना वो अनपेयर d इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। जब इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में होंगे ना तो वो पेयर्ड है, और जब वो पेयर्ड होंगे तो उसको कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा ना तो फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
फिर जब फोटोन पड़ता है ना लाइट का, तो जब वो निकलता है ना उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास पेयर्ड होंगे ना तो ये फिनोमेना ऑकर नहीं होता। इसी वजह से जिंक जो है ना वो भी एक ट्रांजिशन मेटल है, लेकिन उसका जो कलर होता है ना वो वाइट होता है, क्योंकि जिंक की कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो 4s2 3d10 होती है। जिंक भी डी ब्लॉक में कलर शो नहीं करता, और कॉपर जो है ना वो भी डी ब्लॉक में, और कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d9, ठीक है। लेकिन इस 3d9 में क्या होता है, s का एक इलेक्ट्रॉन जाता है इसमें, और कॉपर जो है ना आपका बेस फॉर्म में ये हो जाता है फिर 4s1 3d10। ये कॉपर करता है स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। और जब आप Cu+1 आयन बनाते हैं ना तो क्या होता है कि कॉपर का जो ये 4s इलेक्ट्रॉन है ये भी गायब हो जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। लेकिन 3d10 कंप्लीट होता है, तो 3d10 के कंप्लीट होने की वजह से ना कॉपर का कलर शो नहीं करता, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। लेकिन जब आप कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जब वो Cu2+ हो जाएगा ना, फिर चीज़ें चेंज हो जाती हैं। फिर क्या होता है, तो जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन जाता है डी ब्लॉक से, और डी ब्लॉक जो है ना वो वापस से 3d9 हो जाता है। अब उसमें होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जब इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे आप फोटोन लाइट पड़ता है ना तो ये फोटोन रिफ्लेक्ट होकर कलर चेंज हो जाता है इसका, और ये कलरिंग पे शो करता है ब्लू, ठीक है। तो Cu2+ होता है ब्लू कलर का, और Cu+1 होता है वाइट कलर का, और ये रीजनिंग होती है कि क्यों ऐसा शो करता है, ठीक है। और एक और बात, जो कॉन्फ़िगरेशन होगी ना Cu+1 की, वो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चल रहा है अभी, तो 3p6 से एग्जैक्ट सेम है। उसके बाद देखें क्या होगा, ये है Cu+1, ठीक है, और ये है Cu+2 या 2+, इसमें भी सेम होगा 3p6 तक, हो जाएगा 3d9। आपको इसमें और इसमें कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पर, 4s ऑर्बिटल जो है उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जो कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना तो वो पहले करता है s ब्लॉक वाला, पहले s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन लूज होगा, उसके बाद d का लूज होगा। इसलिए Cu+1 में d10 रहता है, और s ब्लॉक का और s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन लूज करती है, लेकिन d10 है, d10 की वजह से कलर वाइट होगा। और Cu2+ में इलेक्ट्रॉन पहले s ऑर्बिटल का लूज करेगा, उसके बाद d का लूज करेगा, और d में हम 9 हो जाएंगे, 9 होंगे। तो 9 में से जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना वो होंगे हमारे पास पेयर्ड, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन ना ये होता है अनपेयर्ड, और इस अनपेयर्ड की वजह से कलर हमारे पास आता है ब्लू, ठीक है। और जो फेलिंग सोल्यूशन होता है ना, मैं लिख देता हूँ दोबारा से। फेलिंग सोल्यूशन जो है ना हमारे पास, फेलिंग सोल्यूशन हमारे पास जो है ना वो कॉपर सल्फेट होता है, ऑक्साइड में सल्फेट होता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट होता है फेलिंग सोल्यूशन, और उसका नेचुरल कलर होता है ब्लू, क्योंकि कॉपर जो है ना यहाँ पर होता है 2+, ठीक है। लेकिन ये कॉपर जो है ना ये हमारे पास हो जाता है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और ये Cu1+ हो जाता है, और अब ये कलर शो करता है वाइट। अगर आप इसके कोई कंपाउंड बनाएंगे वाइट कलर का हो जाएगा वो, ठीक है। ये फिर अगर मैं इसको रिएक्ट करवाऊंगा ना वाटर के साथ, है ना, तो ये पे CuOH बना देगा, ये +1 हो जाएगा, ये -1, और ये कंपाउंड होता है वाइट कलर का, ठीक है। जो सोल्यूशन कलर चेंज करता है ना, पहचान लेते हैं कि फेलिंग सोल्यूशन का कलर पहले ब्लू था, वाइट हो गया, यानी कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया हमारे पास।
ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास, इसमें जो फॉर्मूला फैली सोल्यूशन है वो तो नल हो जाएगा उसमें, क्योंकि इसमें कॉपर सल्फेट नहीं है। ठीक है, कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉपर है वो 2+ वाला है, और जो 1+ वाला कॉपर है वो सल्फेट बना सकता है। वो इस तरह होगा, अगर मैं लिख दूँ ना Cu2SO4, Cu2, ये Cu2 में लगाया है क्योंकि यहाँ पर ना Cu+1 है, और इसका जो 2- उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 2 चाहिए होंगे। ठीक है, अगर Cu2SO4 है तो यहाँ पे Cu जो है ना कॉपर जो +1 वाला है, और अगर CuSO4 है तो यहाँ जो कॉपर है ना वो 2+ वाला है। ठीक है, तो फैली सोल्यूशन में 2+ वाला कॉपर होता है। यहाँ पे पास दिया हुआ नहीं है तो आंसर हो जाएगा नन। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड। ठीक है, सिंपल है, फॉर्मिक एसिड HCOOH होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीशियम, मैग्नेसाइड का फॉर्मूला, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मैग्नेसाइड जो है हमारे पास होगा MgCO3 हो जाएगा। ठीक है, बल्कि अगर मैग्नेसाइड की बात थोड़ा डिफरेंट होगा, बल्कि हाँ MgCO3 ही होगा फॉर्मूला, क्योंकि मैग्नीशियम जो है ना वो है ना 2+ होता है, तो फिर CO3 जो 2- होगा, तो MgCO3 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है, मैग्नेसाइड का फॉर्मूला। फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। ठीक है, जिप्सम होता है हमारे पास CaSO4 CaSO4.2H2, ये होगा हमारे पास जिप्सम का फॉर्मूला। ठीक है, -2H2O जो है वो ये मेरे पास वो होता है, क्या कहते हैं, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, जब इसे पानी में लाते हैं ना तो ये जो हाफ H2O है ना यहाँ पास 1H2 फुल हो जाता है। ठीक है, जो जिप्सम होता है ना, जिप्सम वो होता है CaSO4 होता है। ठीक है, CaSO4.2H2। ठीक है, इसको जब आप हीट करते हैं ना, जब हमने फायर में रखा इसको, हमने इसको हीट किया। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा 2, और इसे बनाता हूँ उसको मैं CaSO4.H2O। ठीक है, या फिर इसको इस तरह भी लिखते हैं CaSO4.12H2O। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बोल गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब जब मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाऊंगा ना, देखें क्या होता है। मैं इसका ये वाला फॉर्मूला लिखूंगा क्योंकि इसे समझना आसान है, .H2O। अब जब मैं इसमें पानी मिलाता हूँ ना तो ये पानी आके ऐड हो जाएगा, मेरा बन जाएगा 2CaSO4.2H2O। ठीक है, ये बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, CaSO4 है H2O, ये जो है ना वो जिप्सम बन जाता है। ठीक है, और जिप्सम जो है ना वो हार्ड सॉलिड होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्ड नहीं होता, इसलिए जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाते हैं ना वो जिप्सम बन जाता है, और जिप्सम बनने के बाद ना वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को ना हम कोटिंग और सीलिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि सिंपली पानी मिलाएंगे ना तो ये सॉलिड हार्ड बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला जिप्सम क्या है हमारे पास, CaSO4.2H2O। नेक्स्ट है C+2S से बनता है CS2 + ΔH एंडोथर्मल न्यूट्रिशन एक्सोथर्मल सब्लिमेशन। सिंपल है, देखें ΔH जो है ना पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, और ΔH अगर पॉजिटिव आ रहा है ना तो उसका ये मतलब है, बल्कि नहीं पॉजिटिव नहीं आ रहा, इसमें लिखा हुआ है +ΔH, तो नहीं प्लस कहेंगे इसको या पॉजिटिव कहेंगे इसको, तो दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। देखें अगर यहाँ पे ना हमारे पास +ΔH लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ यकीनन जो है ना बात की गई है पॉजिटिव ΔH की।
अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होगा ना तो उसका मतलब है कि सिस्टम जो है ना उसने हीट गेन किया है। जो डेल्टा एच होता है चेंज इन इंथैल्पी। अगर इंथैल्पी का चेंज, अगर मेरे पास H1 जो है ना वो इनिशियल इंथैल्पी है और H2 जो है वो फाइनल इंथैल्पी है, ठीक है, और बस डेल्टा एच जो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि फाइनल इंथैल्पी माइनस इनिशियल इंथैल्पी जो है ना वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि फाइनल जो है ना वो आपका ग्रेटर है पहली वाली से। तो फाइनल इंथैल्पी ग्रेटर होगी इनिशियल से तब होगी जब सिस्टम ने जब फाइनल स्टेट में हमारे सिस्टम ने एनर्जी को गेन किया है। अगर फाइनल स्टेट में सिस्टम की एनर्जी इनिशियल से ज़्यादा है तो चेंज पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अगर फाइनल में हीट ज़्यादा इनिशियल में कम थी तो मतलब कि सिस्टम ने यकीनन कहीं से हीट गेन की है, और हीट गेन करने का रिएक्शन कौन सा होता है, एंडोथर्मिक, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास सिनेबार इस्ता, और ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक, ठीक है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सिनेबार जो है ना वो हमारे पास एक और होता है मर्क्यूरी का, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है HTS यानी मर्क्यूरी और सल्फर, ठीक है। ये हम यूज़ करते हैं मर्क्यूरी को एलिमेंटल फॉर्म में हासिल करने के लिए। जो आपके पास क्या कहते हैं थर्मामीटर्स में मर्क्यूरी पाया जाता है ना, वो मर्क्यूरी जो है ना वो सिनेबार और से आता है, ठीक है। जैसे आता तो बहुत सारे और से, लेकिन सिनेबार एक एग्जाम्पल है और की इससे मर्क्यूरी आता है। तो यहाँ फॉर्मूला मेरे पास गिवन नहीं है, ठीक है। HGS करके करीबी सबसे करीबी फॉर्मूला मेरे पास HG है, तो HG भी टिक कर देंगे क्योंकि इसका मेन कॉन्स्टिट्यूट है उसमें, जिसमें हमें इंटरेस्ट है ना कॉन्स्टिट्यूट में, वो मर्क्यूरी है, तो HG से करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है। ऐसा करते हैं यहाँ पे डन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम 2017 कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और तैयारी जारी रखें अपनी। राउंड 2 में इंशाल्लाह जो है वो आपने जिन्होंने राउंड 1 दिया है उनको इंशाल्लाह राउंड 2 में बेहतर रिजल्ट आएगा बहुत इंशाल्लाह, ठीक है। और जिन्होंने राउंड 1 अटैम्प्ट नहीं किया है वो पूरी प्रैक्टिस के साथ राउंड 2 अटैम्प्ट करें ताकि उसमें उनका बेस्ट रिजल्ट आ सके, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।